नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में सबको काफी झकझोरा है। असम के, आप जानते ही हैं, बेहद लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि परिस्थितियां काफी रहस्यमयी हैं। रहस्यमय तो हैं ही, और फिर इतने सारे सवाल, गंभीर आरोप, यहाँ तक के साजिश की बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल। और ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर होता है, जब किसी जानी मानी हस्ती का निधन अप्राकृतिक हालात में हो, तो सच और अफवाहें वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सही बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, एनडीटीवी वगैरह, और जो पुलिस अपडेट्स हैं, उनको एक साथ रखकर देखें। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जांच अभी चल रही है, तो कोई फाइनल नतीजा भी नहीं निकला है। हम बस जो जानकारी सामने है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि तथ्यों को देखें, आरोपों को समझें और ये जानने की कोशिश करें कि अभी क्या-क्या पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मामले की परतें खोलना। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं जिन पर लगभग सब सहमत हैं। जुबीन गर्ग 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में थे। हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल NEIF के लिए गए थे। बिल्कुल, एक बड़ा कल्चरल इवेंट है वो। तो उस दिन वो कुछ अपने साथियों दोस्तों के साथ एक यॉट पर थे, आउटिंग के लिए। अच्छा। और इसी यॉट आउटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और जो ऑफिशियल पेपर्स हैं, सिंगापुर अथॉरिटीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट, उसमें क्या कहा गया है? सिंगापुर के अधिकारियों की तरफ से जो ऑटोप्सी हुई और जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ, उसमें मौत का कारण डूबना ड्राउनिंग बताया गया है। डूबना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से, जैसा आपने कहा, और उलझती है, खासकर जुबीन की हेल्थ हिस्ट्री को देखें तो। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रिपोर्ट से और जुबीन की पत्नी गरिमा सैखिया गर्ग, उनके बयानों से भी ये सामने आया है कि जुबीन को सेहत से जुड़ी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा, उनको दौरे पड़ते थे ना, एपिलेप्टिक सीजर्स। जी। और पहले कभी सिर में चोट भी लगी थी, जिसके बाद शायद हालत और नाजुक हो गई थी। अच्छा। गरिमा गर्ग ने तो साफ साफ कहा है कि जुबीन इसकी दवा ले रहे थे और डॉक्टरों ने उन्हें पानी के पास जाने या तैरने से बिल्कुल मना किया था। सख्त हिदायत थी। तो यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ मौत का कारण डूबना बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ये पता है कि उन्हें ऐसी हेल्थ कंडीशन थी कि पानी से दूर रहना था। बिल्कुल। और यहीं से फिर आरोपों का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहला आरोप तो शायद लापरवाही का ही है। निश्चित रूप से सबसे पहला और शायद सबसे साफ दिखने वाला आरोप यही है, लापरवाही और सुरक्षा में भारी कमी। बात यह सामने आई है कि जुबीन यॉट से पानी में उतरे थे। तो आरोप यह है कि उन्हें बिना लाइफ जैकेट के तैरने दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि शायद उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित भी किया गया। ये जानते हुए कि उन्हें दौरे पड़ सकते हैं। हाँ। और पानी खतरनाक है उनके लिए। एग्जैक्टली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। और फिर ये भी सुनने में आया कि जब उनकी हालत बिगड़ने लगी, जैसे कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि नाक मुंह से झाग आना या सांस लेने में दिक्कत होना। हाँ, तो इन लक्षणों को भी कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया या सीरियसली नहीं लिया गया। हाँ, ये भी आरोप का एक हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर वो ड्यूटी ऑफ केयर वाली बात आ जाती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और माहौल भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, जैसे खुला पानी, तो जो लोग साथ में हैं, खासकर आयोजक या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी एक नैतिक और कुछ हद तक कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखें। सही बात है। तो अगर चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया या लक्षणों को कम करके आंका गया, तो ये सिर्फ एक भूल नहीं, ये गंभीर लापरवाही हो सकती है, जिसके कानूनी नतीजे भी हो सकते हैं। ये लापरवाही वाला एंगल ही अपने आप में बहुत गंभीर है, लेकिन इसके बाद जो आरोप लगे, उन्होंने तो जैसे पूरे मामले को एक अलग दिशा दे दी। मेरा मतलब है, वो जहर देने या साजिश वाले आरोपों से। हाँ, ये इस केस का सबसे, कह सकते हैं, सनसनीखेज और गंभीर पहलू है। जुबीन के एक बैंडमेट हैं, शेखर ज्योति गोस्वामी। हाँ, उनका नाम काफी आ रहा है। उन्होंने सीधे सीधे जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और NEIF के आयोजक श्यामकनु महंत, इन पर जहर देकर मारने की साजिश का आरोप लगाया है। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं, उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। जहर देकर मारने का आरोप, ये तो बहुत ही बड़ा इल्जाम है। बहुत बड़ा। और गोस्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि शायद जानबूझकर सिंगापुर जैसी विदेशी जगह चुनी गई ताकि मौत को एक हादसा दिखाया जा सके और सबूतों को मिटाना या उनसे छेड़छाड़ करना आसान हो है। अब देखिए, इस तरह के आरोप का वजन बहुत ज्यादा होता है।
जहर देने या पहले से प्लान करके हत्या करने के दावे को साबित करने के लिए बहुत ही ठोस फोरेंसिक सबूत चाहिए होते हैं। जैसे ऑटोप्सी में जहर का मिलना। हाँ, या फिर कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई पैसों का लेन देन या कोई गवाह जो किसी मकसद या प्लानिंग की तरफ इशारा करे। और ये जानबूझकर जगह चुनना वाला दावा ये जांच को और भी मुश्किल बना देता है। क्योंकि ये दिखाता है कि अगर साजिश थी तो वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि जांच को गुमराह करने की भी कोशिश हो सकती थी। जांच टीम को इन सभी एंगल से देखना होगा। इन बेहद गंभीर आरोपों के साथ साथ एक बात और बार-बार उठ रही है, वो है मेडिकल हेल्प मिलने में देरी या गड़बड़ी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहा जा रहा है कि जब जुबीन ने कुछ बेचैनी या तकलीफ बताई तो उसे कथित तौर पर एसिड रिफ्लक्स या गैस जैसी कोई मामूली बात कहकर टाल दिया गया। सच है तो ये सीधे सीधे मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला बन सकता है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, और खासकर जब मरीज की हिस्ट्री दौरे या दिल की दिक्कतों की हो, तो हर पल कीमती होता है। सही कहा। लक्षणों को गलत समझना या नजरअंदाज करना और फौरन प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प न मांगना, इसके नतीजे घातक हो सकते हैं। वो जिसे गोल्डन आवर कहते हैं ना। हाँ। आपात स्थिति में शुरुआती समय में सही इलाज मिल जाए तो जान बचने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में अगर मदद मिलने में जानबूझकर या लापरवाही से देरी हुई तो ये कानूनी तौर पर बहुत गंभीर मामला है। इतने सारे आरोप हैं, मामला इतना उलझा हुआ है, तो आधिकारिक तौर पर जांच कहाँ तक पहुंची है? क्या कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, मामला इतना गंभीर है तो असम पुलिस की जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, मतलब CID, उसने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई है। अच्छा, SIT। हाँ, SIT का काम होता है ऐसे जटिल मामलों की गहराई से जांच करना, सारे सबूत इकट्ठा करना और सच का पता लगाना। और जाहिर है उन्हें सिंगापुर के अधिकारियों के साथ भी संपर्क साधना पड़ रहा होगा, क्योंकि घटना तो वहीं हुई है। और गिरफ्तारियां सुनने में आया है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हाँ, गिरफ्तारियां हुई हैं और काफी महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हैं। एक तो जुबीन के मैनेजर हैं सिद्धार्थ शर्मा। हाँ, उन पे क्या आरोप है? उन पर गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये हत्या से अलग कैसे है? इसमें बेसिकली इरादा साबित होना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये पता होता है कि आपके काम से किसी की मौत हो सकती है। तो गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही बरतने के आरोप हैं। और यॉट पर उनका बर्ताव भी संदिग्ध बताया जा रहा है। ओके, और दूसरे हैं श्यामा कुनु महंत, जो NEIF के मुख्य आयोजक थे। उन पर भी करीब करीब वही आरोप हैं, क्योंकि वो यॉट आउटिंग के आयोजन और उससे जुड़े फैसलों में शामिल थे। अच्छा, आयोजक पर भी वही आरोप। हाँ। फिर जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, जिन्होंने जहर देने का आरोप लगाया था, हाँ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो बड़ा अजीब है, आरोप लगाने वाले को ही गिरफ्तार कर लिया। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इसके पीछे क्या वजह है ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हो सकता है जांच में उनके बयानों में कुछ विरोधाभास मिला हो, या उनकी अपनी भूमिका पर भी कुछ सवाल उठे हों। ये दिखाता है कि जांच कितनी जटिल है। और कोई एक सह गायिका हैं अमृत प्रभा महंत, जो यॉट पर मौजूद थी। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। शायद वो एक महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह हैं। बाप रे, मैनेजर, आयोजक, बैंडमेट, सह गायिका, काफी लोग लपेटे में आ गए हैं। आपने कहा गैर इरादतन हत्या का आरोप है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि हत्या का चार्ज भी लगाया गया है। जी हाँ, ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अभियुक्तों के खिलाफ FIR में अब भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 यानी हत्या, मर्डर का आरोप भी जोड़ा गया है। तो अब ये हत्या का मामला बन गया है? देखिए, जैसा मैंने कहा, गैर इरादतन हत्या और हत्या में मुख्य फर्क इरादे का होता है। अच्छा। गैर इरादतन हत्या में शायद आपको पता हो कि आपके काम से मौत हो सकती है, पर मारने का सीधा इरादा ना हो। जबकि हत्या के आरोप के लिए प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होता है कि जो किया गया वो जानबूझकर मारने के इरादे से किया गया। तो हत्या का चार्ज जोड़ना ये दिखाता है कि शायद जांचकर्ताओं को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे उन्हें लग रहा है कि ये मामला सिर्फ लापरवाही या अनजाने में हुई मौत से ज्यादा गंभीर हो सकता है। शायद इसमें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा शामिल था, और इसकी सजा भी जाहिर है ज्यादा सख्त होती है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि असम में अलग अलग जगह कई FIR दर्ज हुई हैं, आम लोगों ने भी दर्ज कराई हैं। हाँ बिल्कुल, लापरवाही, सुरक्षा में चूक, मैनेजमेंट में गड़बड़ी, इन सब को लेकर कई FIR दर्ज हुई हैं। ये दिखाता है कि पब्लिक में भी इस मामले को लेकर कितना गुस्सा और चिंता है। तो SIT के सामने अब बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। उन्हें इन सभी आरोपों, लापरवाही से लेकर आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और अब हत्या,
सबके लिए अलग अलग सबूत जुटाने होंगे। हर आरोप की कानूनी परिभाषा अलग है, उसे साबित करने के लिए सबूत का स्टैंडर्ड अलग है। यहीं पर असली चुनौती है। क्या ये बस एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था जिसमें लापरवाही और सेहत के मुद्दे शामिल थे, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? तो इस पूरी कहानी में कौन सी कड़ियां अभी भी मिसिंग है? क्या है जो अभी तक साफ नहीं हो पाया है? सबसे जरूरी बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो जहर देने या जानबूझकर हत्या करने वाला आरोप। वो अभी तक किसी अदालत में साबित नहीं हुआ है। वो अभी भी एक आरोप है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। इसके लिए निर्णायक सबूत चाहिए। ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या मिला, फॉरेंसिक जांच के नतीजे क्या कहते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वो मेडिकल वाला पहलू, दवा ली थी या नहीं, असल में लक्षण क्या थे, कितनी जल्दी मदद बुलाई गई, क्या ये सब साफ हुआ है? नहीं, अभी भी कई मेडिकल डिटेल साफ नहीं है। क्या जुबीन ने उस दिन अपनी दवा ठीक से ली थी? जब हालत बिगड़ी तो असल में क्या लक्षण थे? कितनी देर में मदद के लिए कॉल किया गया? क्या यॉट पर फर्स्ट एड का कोई इंतजाम था? क्या वार्निंग साइंस पर सही से ध्यान दिया गया? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी ढूंढ रही होगी। इसके लिए उन्हें यॉट पर मौजूद सभी लोगों के बयान लेने होंगे, कॉल रिकॉर्ड्स देखने होंगे, सिंगापुर के अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवानी होंगी। काफी काम है। और शायद सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है, मकसद। अगर ये हत्या या साजिश थी तो क्यों? कोई वजह? मकसद साबित करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है क्रिमिनल केसेस में, जब तक कि कोई खुद कबूल ना कर ले या परिस्थितिजन्य सबूत इतने मजबूत ना हो। क्या कोई पैसों का झगड़ा था, कोई प्रोफेशनल रंजिश, कोई पर्सनल दुश्मनी? अभी तक कोई साफ मकसद सामने नहीं आया है। प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये नहीं साबित करना होता कि अभियुक्तों के पास मौका था और साधन थे, बल्कि ये भी कि उनके पास ऐसा करने की कोई वजह भी थी। इसके बिना हत्या का केस कमजोर पड़ सकता है। ये परिस्थितिजन्य सबूत और सीधे सबूत में क्या फर्क है? हाँ, ये समझना जरूरी है। अभी तक जो जानकारी पब्लिक में है वो ज्यादातर परिस्थितिजन्य यानी सर्कमस्टेंशियल लगती है, जैसे यॉट पर मौजूद होना, कथित लापरवाही, बाद में लगे आरोप, हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये सब हालात की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। आया है। एसआईटी की जांच शायद इन्हीं सीधे सबूतों को ढूंढने पर फोकस कर रही होगी। तो अगर हम आज की तारीख में देखें, बिना किसी को दोषी माने, शक के दायरे में कौन लोग हैं मुख्य रूप से? देखिए, जो जानकारी अभी तक है और जो आरोप लगे हैं, उनके आधार पर जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्यामकनु महंत, ये दोनों प्रमुख संदिग्ध के तौर पर उभरे हैं। उन पर सिर्फ गंभीर लापरवाही ही नहीं, बल्कि संभावित साजिश और फाउल प्ले में शामिल होने के आरोप हैं। और अब तो हत्या का चार्ज भी जुड़ गया है। और बाकी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जैसे बैंडमेड गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महंत, वो भी जांच के दायरे में तो हैं ही। गोस्वामी की गिरफ्तारी, जैसा हमने कहा, मामले को और उलझाती है। क्या वो सिर्फ एक गवाह हैं जिनके बयानों में फर्क है, या उनकी भूमिका कुछ और है? ये एसआईटी पता लगाएगी। अमृत प्रभा महंत और यॉट पर जो दूसरे लोग थे, उनसे भी पूछताछ होगी ताकि पूरी घटना का सीक्वेंस समझा जा सके। अच्छा। लेकिन जो सीधे सीधे मौत का कारण बनने के सबसे गंभीर आरोप हैं, वो फिलहाल शर्मा और श्यामकुनु महंत पे ही ज्यादा फोकस देखते हैं। पर यह जांच की शुरुआती दिशा है। नए सबूतों के साथ ये बदल भी सकती है। हमें याद रखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया में आरोप लगना एक बात है और दोषी साबित होना बिल्कुल दूसरी। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट की दुखद मौत है। ऑफिशियल कारण डूबना बताया गया है, लेकिन जुबीन की अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स मामले को पेचीदा बनाती हैं। हाँ। फिर इस पर लापरवाही से लेकर जहर देने और हत्या तक के संगीन आरोप लगे हैं। असम पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मैनेजर, आयोजक, बैंडमेट, सिंगर। बिल्कुल। कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जहर था या नहीं, इरादा क्या था, मकसद क्या था, घटना का सही क्रम क्या था? बिल्कुल सही। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक घटना में कई परतें हो सकती हैं। पर्सनल रिश्ते, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां, सेहत के मुद्दे और शायद कोई आपराधिक इरादा भी। सच्चाई तक पहुंचना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होगी। फोरेंसिक जांच, गवाहों के बयान, कानूनी दलीलें सब बहुत मायने रखेंगी। हाँ, ये कोई सीधी सादी कहानी तो बिल्कुल नहीं है। हमें एसआईटी जांच और कोर्ट की कार्रवाई के नतीजों का इंतजार करना होगा। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक बात कहना चाहूंगा सोचने के लिए। जब किसी पब्लिक फिगर की मौत ऐसी विवादित परिस्थितियों में होती है, तो अक्सर क्या होता है, फैक्ट्स, अटकलें और लोगों की तीव्र भावनाएं, सबका एक तूफान सा आ जाता है ना। हाँ, बिल्कुल।
सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चलता है। एग्जैक्टली तो ऐसे में जो अलग अलग जगहों से जानकारी आ रही है, जिसमें एक दूसरे के उलट बयान भी हो सकते हैं, सनसनीखेज दावे भी हो सकते हैं, उनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है। सच्चाई तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या रुकावटें आती हैं, खासकर जब इतने सारे लोग और इतने सारे एंगल शामिल हों। ये सोचना जरूरी है कि हम जानकारी को कैसे लेते हैं और किसी नतीजे पर कूदने से पहले पूरी जांच और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना कितना जरूरी है। बहुत ही जरूरी बात कही आपने। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और हमारे सुनने वालों का भी धन्यवाद कि वो आज हमारे साथ इस जटिल मामले को समझने की इस कोशिश में शामिल हुए। उम्मीद है इस चर्चा से आपको जुबीन गढ़ की मृत्यु से जुड़े अलग अलग पहलुओं को समझने में कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।